औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक नाम से, बाबरकत नाम से, जो वाहिद वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, हर चीज़ पे कादर है। व तर्ज़क़ु मन तशाअ बगैर हिसाब, जिसको चाहे जितना मर्जी बेहिसाब रिस्क दे और हर चीज़ पे कादर है। हज़ारों लाखों लामतनाही दरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम, इनकी ज़ात बाबरकात हमारे लिए एक अमली नमूना है और एक अखलाक का और अमली और सारी ज़िंदगी के लिए हमारे लिए एक फ़लसफ़ा हयात आपने दिया। और अल्लाह ताला हमें आपकी सुन्नत पर अमल करने की हमेशा तौफ़ीक़ अता फरमाए। Gentlemen, as we start with this, as usual, the message with which I start my lecture is: a moment of patience in a moment of anger prevents 1,000 moments of regret. पेशेंस का एक लम्हा, सब्र का एक लम्हा जब बंदा गुस्से में होता है, अ मोमेंट ऑफ पेशेंस इन अ मोमेंट ऑफ एंगर, सब्र का एक लम्हा गुस्से के लम्हे के दौरान, प्रिवेंट्स 1,000 मोमेंट्स ऑफ द रिग्रेट, हज़ारों पछतावों से बचाता है। साहिब नहजुल बलागा हज़रत अली का कौल है, आपने कहा कि जब गुस्से की हालत में सब्र करें तो ये आपको बहुत सारी पछतावों से बचाता है। ज़ाती ज़िंदगी में, सोशल ज़िंदगी में, ऑफिशियल ज़िंदगी में, कम्युनिटी वेलफेयर के तौर पे, और हमें अपने ऑफिस की लाइफ में, हमें अपने दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में, अपने घर में, आपने अगर देखा हो, अगर गौर से आप फोकस करें तो हमारे 90% प्रॉब्लम्स जो हमें इसलिए अराइज होते हैं, वो जी मुझे गुस्सा आ गया, आई गॉट शॉर्ट टेम्पर्ड, मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख सका। और एक लम्हे का, एक मिनट का गुस्से पे कंट्रोल ना रखना पूरी उम्र का पछतावा बन जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके प्यारे हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके बहन भाई हैं, आपके बड़े हैं, छोटे हैं, सारे के साथ हमने एक प्यार की लैंग्वेज के साथ रहना है। और कोशिश करें कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो कि आप उसको डिल्यूट करें, उसको नेगोशिएट करें, उससे लड़ें। ये ईवल है। अल्लाह के प्यारे नबी ने भी गुस्से को हैंडल करने के लिए, एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स बताई। आपने कहा गुस्सा आ गया, गुस्से की हालत में पानी पिए, वजू करें, अगर लेटे हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो चलना शुरू कर दें। यानी गुस्से की हालत में ईवल है ये, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ पोस्चर हर लिहाज से चेंज करें। और ये गुस्से को हैंडल करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जिस तरह हम जदीद वर्ल्ड में हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज मैनेजमेंट की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक हमें थोड़ा टाइम पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उससे गुस्से, जैसे कुरान शरीफ में आया कि मोमिनों की एक निशानी में से बताया गया और वो गुस्से पर काबू पा जाने वाले होते हैं। तो एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम उधर से आपकी सुन्नत से, इस्लामिक टीचिंग से, हदीस शरीफ से, सुन्नत से गाइडलाइन लेके गुस्से को कंट्रोल करना सीखे। मॉडर्न टेक्निक या कन्वेंशन नॉलेज में भी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है एंगर मैनेजमेंट के मतलब, तो आई थिंक एज ए कम्युनिटी वेलफेयर हमें उनसे भी भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, इस्तिफादा हासिल करना चाहिए, ताकि फॉर द लॉन्ग रन हम एक प्रोडक्टिव, वाइब्रेंट और एक अच्छे बैलेंस्ड इंसान के तौर पे उभरें। विद दिस जेंटलमैन, आई शिफ्ट टू दी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट लेक्चर 9। अभी आज हम लेक्चर 9 पे बातचीत करेंगे। प्रीवियसली वी जस्ट कवर्ड द लेक्चर 8, तो मैं बुलेट्स की शेप में इनिशियली आपको लेक्चर 8 की कुछ समरी से अप्राइज करूंगा, ताकि हम एक ही बोर्ड में हो जाएं और एक ही लेवल पे हम ऑपरेट करना शुरू कर दें। प्रोडक्टिविटी एक्सरसाइजेस हेल्प अस टू एवेलुएट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड द क्वालिटी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। प्रोडक्टिविटी जो है ये हमें मदद देती है, इट हेल्प्स अस टू एवेलुएट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, और एंड द क्वालिटी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज के मतलब हमें गाइडलाइन के मतलब की हेल्प देती है। प्रोडक्टिविटी एनालिसिस हेल्प्स आइडेंटिफाई फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मतलब भी ये हेल्प करती हैं। विद इन डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स, मुख्तलिफ किस्म के इकोनॉमिक सेक्टर्स में उसकी हेल्प आउट होती है। एंड हेल्प्स टू डिटरमिन प्रायोरिटीज इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जो प्रायोरिटीज हैं उनको ये एक्टिवेट करती है। इन एंटरप्राइज प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड टू हेल्प एनालाइज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जब हम इंटरप्राइज की बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्टिविटी जो है ये ज्यादातर हेल्प करती है हमारी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। इट्स मेजरमेंट कैन स्टिमुलेट ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट।
जब हम प्रोडक्टिविटी पे फोकस होते हैं तो कि स्टिमुलाई है, ये इग्निशन है कि हम डिफरेंट प्रोसेसेस पे जोर देते हैं, प्रोडक्टिविटी कॉन्शियस होती हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं, तो एक ब्रेन सेल को और सिस्टम को इग्नाइट करती है टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट लैडर। एक इम्प्रूवमेंट की सीढ़ी की तरफ इसकी तवज्जो बढ़ जाती है और इसकी चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। प्रोडक्टिविटी अप्रेजल मेथड्स हमने फिर कवर किए थे। उसके बाद प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट इन सर्विस सेक्टर की थी, प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर, और फिर ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे भी बात हुई थी हमारी। परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनमें ये क्या है। पहली बात है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती कौन सी है। वेदर द मैटर इज अबाउट वेलफेयर और वारफेयर, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हेल्थ, many public and non-profit agencies continue to find ways of getting the job done. चाहे हम whether it is the matter about welfare or warfare, economic development or health, many public and non-profit agencies continue to find ways of getting the job done. तो कोई भी बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो एनजीओ की बात हो, चाहे वेलफेयर की बात हो, ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि हमारी प्रोग्रेस हो, हमारी वाइब्रेंसी कायम रहे। They take on new challenges to helping their communities to move forward and thereby make it important positive differences that affect the lives of their clients or citizens. ऐसे steps लें जो उनके clients की और citizens की life को positively affect करे। इस lecture के objectives क्या हैं? How do public and non-profit organization produce high performance results? जो public और non-profit organizations हैं वो कैसे हाई रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। व्हाट प्रोसेस डू दे यूज, वो कौन से प्रोसेस यूज करती हैं। हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव देमसेल्फ, ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। दिस लेक्चर एग्जामिन्स दी स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स यूज्ड बाय सीनियर, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी मैनेजर्स। 3 टीयर्स ऑफ जो मैनेजमेंट हैं, इन तीनों टीयर्स पे ये फोकस करते हैं कि सुपरवाइजर पे, मैनेजर लेवल पे, सीनियर लेवल पे, मिड लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन सी टेक्निक्स को, कौन सी स्किल्स को यूज किया जाए कि प्रोडक्टिविटी पे पॉजिटिव असरात हों। रोल ऑफ मैनेजर, दीज मैनेजर्स आर की एक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ देयर एजेंसीज यूज एंड रिजल्ट दैट एजेंसीज प्रोड्यूस। मैनेजर्स जो हैं इनका रोल डिनाई नहीं किया जा सकता, ये पिवटल रोल हैं, ये की पर्सनल्स हैं, इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल होता है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। दीज मैनेजर्स ब्रिंग मैंडेट्स टू लाइफ, ये डिफरेंट मैंडेट्स लाते हैं जो उनके लाइफ के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स शाइन होते हैं, जीएडीज के लिहाज से ऑपरेट करते हैं। जेडी स्टैंड फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शंस के लिहाज से कायम करते हैं। दे हार्नेस एंड ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज, जो कि रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक के, पॉलिटिकल, प्रोफेशनल रिसोर्सेज को ऑफ देयर एजेंसीज एंड कम्युनिटीज इनटू एक्चुअल रिजल्ट्स। वो जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्चुअल रिजल्ट्स की शेप में लाते हैं। When public agencies win awards for best customer service, जब बेस्ट कस्टमर सर्विसेज के लिए उन एजेंसी का अवार्ड मिलता है, और यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इनोवेटिव वेज, वन कैन बी श्योर दैट द मैनेजर्स हैव प्लेड अ की रोल। जब पब्लिक एजेंसी अवार्ड्स वगैरह विन करती हैं, आगे प्रोग्रेस करती हैं, मूव हेड करती हैं, तो इट इज अंडरस्टूड कि टीम को इग्नाइट करने में, टीम को ऑर्गेनाइज करने में, टीम को मूव करने में उन मैनेजर्स का बहुत ज्यादा रोल रहा है। परफॉर्मेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एकेडमिकली परफॉर्मेंस की डेफिनेशन देखते हैं। परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव रिजल्ट्स। पहले परफॉर्मेंस को उन्होंने इस तरह एड्रेस किया है, इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट रिसोर्सेज को यूज किया है। दूसरा, इफेक्टिवनेस इज डिफाइंड एज द लेवल ऑफ रिजल्ट्स, जो उन रिजल्ट्स की लेवल रहा है क्वांटिफाइड टर्म में, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही, कि हाउ वाज द मैनेजमेंट इफेक्टिव और कितनी इफेक्टिव थी उस लिहाज से। द नंबर ऑफ अरेस्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर्स, द नंबर ऑफ वेलफेयर क्लाइंट्स हु फाइंड एम्प्लॉयमेंट आफ्टर बीइंग काउंसल्ड बाय द केस वर्कर्स, और द अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड थ्रू द फंड रेजर्स। यानी ये डिफरेंट रिजल्ट्स ओरिएंटेड है
टेंजिबल टर्म में क्या रिजल्ट अचीव हुआ, वो उसकी इफेक्टिवनेस की टर्म में आ जाता है। व्हाट इज परफॉर्मेंस? नाउ विल कवर व्हाट इज परफॉर्मेंस। Performance is about keeping public and non-profit organization up to date, vibrant, and relevant to society. Performance is about keeping public and non-profit organization, public organization और non-profit organization को up to date रखा जाता है, vibrant रखा जाता है, and relevant to the society रखा जाता है. It is about ensuring that agency programs and policies connect with the important challenges that people, communities and nation face. It is about ensuring that agencies, programs and policies connect with the important challenges that people, communities and the nation face, जो लोग फेस करते हैं, लोग, community या nation as a whole. School needs to teach children well, यानी स्कूल जो हैं उनको अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाना चाहिए. मिलिट्री प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम नीड्स टू प्रोवाइड मिलिट्री पर्सनल विद दी वेपन्स एंड कम्बैट केयर दैट दे नीड. यानी मिलिट्री प्रोग्राम जो हैं या इतनी बड़ी फाइनेंस या बजट लगाया जाता है कि उनकी मिलिट्री कम्बैट को और उनकी वेपनाइज चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके और वो जो एक्चुअल हैं वही होने चाहिए. एंड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज शुड वर्क टू सेफगार्ड और नेचुरल हेरिटेज. इस तरह नेशनल एजेंसी को अपना जो नेचुरल हेरिटेज है उसको सेव करने के लिए काम करना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, जो जिस एजेंसी का काम है उसको पूरी इफेक्टिवनेस और पूरी विलिंगनेस अप्रोच के साथ ये परफॉर्म करे. परफॉर्मेंस के बाद नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस इन पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट एंड हैव ग्रेट पोटेंशियल टू इम्प्रूव. जो पब्लिक और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, significantly they affect and have great potential to improve the lives of the citizens, communities in such areas as public safety, transportation, parks and recreation, economic development, education, housing, public health, environmental management, space exploration, social services and more. Basically, public और non-profit organizations significantly affect करती हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर सिटीजन, जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो उनके लोग हैं, इसके लिए. इन ईच ऑफ दीज एरियाज देयर इज इंटरेस्ट एंड समटाइम्स वेरी ग्रेट इंटरेस्ट इन ensuring दैट पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म वेल एंड हेल्प सोसाइटी टू मूव फॉरवर्ड. ये एक सोसाइटी फ्रेंडली होती हैं, कम्युनिटी फ्रेंडली होती हैं और दे ट्राई कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, वो परफॉर्म बेहतर करें, उनकी एजुकेशन बेहतर हो, उनकी हाइजीनिक कंडीशन बेहतर हो, हेल्थ एंड सेफ्टी बेहतर हो, उनको साफ पानी मिले और सिविक सेंस, सिविक कम्युनिटीज जितनी हैं बेहतर तरीके से हों. नाउ वी कम टू दी सम रीजंस फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. कौन सी रीजन है जिनके तहत परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट को देखा जाता है? वेरी फ्यू रीजंस. व्हाई परफॉर्म? वी वर ऑन व्हाई परफॉर्म. परफॉर्मेंस मैटर्स इन मैनी डिफरेंट वेज. By engaging in and ensuring performance agencies in their managers contribute to the welfare of society, which in turn increases public trust in public and non-profit organizations. जब एक इकोनॉमिक सर्कल चलता है थ्रू रिसोर्सेज, पब्लिक के लिए, कम्युनिटी के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं, उनके लिए कंफर्ट्स क्रिएट की जाती हैं एंड द बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ को इंश्योर किया जाता है लाइक वाटर, हेल्थ एंड अदर एमिनिटीज़, तो उससे उनका एक ट्रस्ट बिल्ड ज़्यादा होता है. परफॉर्मेंस हेल्प्स कनेक्ट ऑर्गेनाइजेशन विद द कंसर्न्स ऑफ देयर स्टेक होल्डर्स. लाइकवाइज अच्छी परफॉर्मेंस जो है उनके स्टेक होल्डर्स के साथ भी उनको कनेक्ट करती है. मॉडर्न सोसाइटीज रिक्वायर इफेक्टिव पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं इनको एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि परफॉर्मर हो एंड दोज हु कंट्रीब्यूट टू परफॉर्मेंस आल्सो कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग सोसाइटी. जब सोसाइटी इंप्रूव होगी, कंट्रीब्यूट होगा पॉजिटिवली, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा और अल्टीमेटली उनकी ये एंड स्टेट भी बेहतर होगी. फॉर दोज वर्किंग इन पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम्स, द नीड टू इंश्योर परफॉर्मेंस कैन प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन. फॉर दोज वर्किंग इन पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम्स, जो कि नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं, द नीड टू इंश्योर परफॉर्मेंस कैन प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन. अच्छी परफॉर्मेंस जो है इसको अगर एक्नॉलेजमेंट होती है, फिर इसमें एक आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है, यू आर वर्किंग फॉर अ काज, यू आर वर्किंग फॉर पॉजिटिविटी,
तो उससे भी एक अच्छे इंडिकेटर्स और सेटिस्फेक्शन आती है। देयर आर मैनी रीजंस फॉर एम्फसाइजिंग परफॉर्मेंस एज पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल आउटलुक ऑफ मैनेजर्स एंड देयर एम्प्लॉयज। बहुत सारी नंबर ऑफ रीजंस हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, मोटिवेशन है, एक्नॉलेजमेंट है, सेल्फ मोटिवेटिंग है, रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन है, और the will to work for humanity and community है। There are number of reasons who contribute towards the performance at large. For example, it is consistently supported by many professional associations which state personal commitment to excellence, जो personal commitment excellence को होती है वो as an expectations and even an ethical standard of their members, और उनके members का एक ethical standard को भी देखती हैं। परफॉर्मेंस कैन प्रोवाइड सेंस ऑफ पर्पस, ये सेंस ऑफ पर्पस भी देती है, एंड इंटेलिजेंट सेटिस्फैक्शन दैट इज नॉट कॉन्टिजेंट ऑन एक्सटर्नल इवेंट्स, जो कि एक्सटर्नल इवेंट्स पे बेस नहीं करती। व्हेन न्यू मैनेजर्स विद अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल कमिटमेंट टू परफॉर्मेंस जॉइन एन एजेंसी, न्यू परफॉर्मेंस एफर्ट्स आर ऑफन इन द एयर। जब भी नए मैनेजर परफॉर्म करते हैं, जिसको हम कहा जाता है फ्रेश ब्लड हैज बीन गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन, वाइब्रेंसी आती है, तो फिर भी उसकी आउटलुक बेहतर होती है और परफॉर्मेंस विजिबल हो जाना शुरू हो जाती है। नॉट सरप्राइजिंगली, स्टडीज ऑफ हाई परफॉर्मिंग एजेंसीज फाइंड दैट these organizations often adapt to change faster and better than others because of their internal processes and the commitments of their managers and employees. उनके internal processes और उनकी commitments की वजह से उस पर इफेक्ट नहीं होता। Some reasons for performance improvements. Performance improvement की कौन सी reasons हैं? One is increasing trust with external stakeholders. External stakeholders के साथ ट्रस्ट इंक्रीज होता है। ट्रस्ट इंक्रीज होता है, जब ट्रस्ट इंक्रीज होता है रिलायबिलिटी बढ़ती है, जब रिलायबिलिटी बढ़ती है तो चीज़ें बेहतर एंड पे आती हैं। देन इज द गेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू बी मोर रिस्पॉन्सिव टू क्लाइंट्स। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं अपने क्लाइंट्स को, यानी इससे मैं ये भी कह सकता हूँ कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। Improving communication with citizens and elected officials, जो citizens और elected officials होते हैं उनके साथ भी काफ़ी हद तक communication improve हो जाती है। Increasing the ability to effectively partner with the other organization, के ये एक ability बढ़ा देती है कि बाकी organizations के साथ इसकी capability या effective partnership क्या होगी। Some reasons for performance improvement. Performance improvement के लिए कुछ reasons पे बात होती है। नंबर 1 इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या रीजन है? इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विसेज। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्ट लेती है कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो? मैनेजमेंट इसलिए नंबर 1 ऑन द लाइन इज द इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्विस। जो सर्विस सेक्टर है, मैनेजमेंट का इंटरेस्ट होता है कि मैं अपनी सर्विस की इफेक्टिवनेस बढ़ाऊं। नंबर 2, चूजिंग बेटर गोल्स एंड टारगेट्स। बेहतर गोल पोस्ट आती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेहतर ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं और ये ज्यादा बेहतरी की तरफ माइल होते हैं। नंबर 3, रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट होती हैं इनको भी लुक आफ्टर किया जाता है, इनको भी देखा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट जो हैं वो इफेक्ट ना हो रही हों और वो उस लिहाज से चल रही हों। डिक्रीजिंग एरर्स एंड मिस्टेक्स। जो एरर्स और मिस्टेक्स होती हैं उनको डिक्रीज किया जाता है, उनको कम किया जाता है कि एरर्स और मिस्टेक्स को ओवरलुक करके उनको देखा जाता है कि इनको एड्रेस किया जाए। इम्प्रूविंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव की जाती है कि यानी उनकी जब आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या 360 डिग्री अप्रेजल करते हैं तो उस पर भी देखा जाता है हु परफॉर्म्ड व्हाट फॉर व्हाट पर्पस, क्या उनकी अपॉइंटमेंट थी, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, उनकी ड्यूटीज क्या थी, कितने % उन्होंने परफॉर्म किया, कितने % नहीं परफॉर्म किया और उसमें किस हद तक ये गैप रहा। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग्स। एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग भी इंक्रीज होती है, उसको बेहतर किया जाता है। इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। एम्प्लॉय की मोटिवेशन और कमिटमेंट को भी देखा जाता है। इंक्रीजिंग एडवांटेज फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी से जो एडवांटेजेस हैं उसको ड्रा किया जाता है, उसको बेहतरी की तरफ लाया जाता है। एंड गेटिंग एम्प्लॉयज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्किल अपग्रेडिंग, यानी जो एम्प्लॉयज हैं उनको चांस दिया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको रूट टू ट्रेनिंग पे डाला जाता है कि अपग्रेड करें अपने आप को, सेल्फ नॉलेज इंप्रूव करें। मेकिंग वर्क टीम्स मोर प्रोडक्टिव, यानी जो वर्क टीम होती है इनको ज्यादा कम्पिटेटिव और प्रोडक्टिव बनाया जाता है। एंड इंप्रूविंग द क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन,
जब टीम्स बनती हैं, हाई फाई पिच पे काम किया जाता है, मेन सिचुएशन पे काम किया जाता है, तो उनमें एक अच्छा बॉन्डेज इंक्रीज होता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी इंश्योर किया जाता है। दूसरी सम रीजंस फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में पहले हमने मैनेजमेंट की डिस्कस की थी। नो विल डिस्कस दी मार्केटिंग एंड फंड रेजिंग। मार्केटिंग और फंड रेजिंग में इसका क्या रोल है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का। इंक्रीजिंग यील्ड्स फ्रॉम फंड रेजिंग एफर्ट्स। जो फंड रेजिंग एफर्ट्स आप ऑन ग्राउंड कर रहे होते हैं, उसके यील्ड करनी होती है, उसके फ्रूट्स को देखना होता है कि ये किस हद तक जा रहे हैं। आइडेंटिफाइंग न्यू क्लाइंट ग्रुप्स फॉर सर्विसेज के लिए नए क्लाइंट ग्रुप्स को देखा जाता है। अप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं इनकी इफेक्टिवनेस को देखा जाता है। इम्प्रूविंग द यील्ड फ्रॉम ग्रांट प्रपोजल। जो ग्रांट प्रपोजल्स हैं इनकी यील्ड को देखा जाता है कि किस तरह इनको लेके जाना है और इनकी ग्रांट प्रपोजल्स का क्या फायदा है। वॉलंटियरिज्म, सम रीजन फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। वॉलंटियरिज्म में जो वॉलंटियर लोग होते हैं उनके उसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट को किस तरह इंप्रूव किया जाता है। जैसे यूएनवी का जाता है, यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स हैं, नेशनल लेवल पे वॉलंटियर्स होते हैं, पाकिस्तान लेवल पे हम रजाकार कहते हैं। तो दीज ऑल आर दी वॉलंटियर्स टू हेल्प द कम्युनिटी टू वर्क in different NGO or in the personal capacity for the community under odds also and under the routine conditions also। जैसे कोई एजुकेशन के लिए काम करते हैं, कोई हेल्थ के लिए करते हैं, जिन दिनों सैलाब आते हैं लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, जिन दिनों अर्थक्वेक वगैरह आता है देते हैं। सो दे आर दी वॉलंटियर्स हु आर एवर अवेलेबल। तो इसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। रिड्यूसिंग टर्नओवर अमंग वॉलंटियर्स। जो वॉलंटियर्स हैं उनमें टर्नओवर को कम किया जाए, ज्यादातर वॉलंटियर्स एफर्ट में स्टेबलाइज किया जाए। आइडेंटिफाई न्यू ग्रुप्स ऑफ वॉलंटियर्स। और वॉलंटियर्स के नए ग्रुप आइडेंटिफाई किए जाएं, टारगेट किए जाएं, उनको इस साइकिल में लाया जाए। रिड्यूसिंग कंप्लेंट्स फ्रॉम सुपरवाइजर एंड वॉलंटियर्स। जो कंप्लेंट्स लोगों की आ रही हैं कि जी सुपरवाइजर और वॉलंटियर्स की, उसको एड्रेस करके। एंड रिड्यूसिंग ट्रेनिंग टाइम फॉर वॉलंटियर्स, कि अगर वॉलंटियर्स ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं तो उनका ट्रेनिंग टाइम भी थोड़ा होगा और थोड़े टाइम में वो ज्यादा ट्रेनिंग करके अच्छी लर्न करेंगे। परफॉर्मेंस इन दी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस का क्या रोल है। पब्लिक, नॉन प्रॉफिट एंड फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वेरी इन देयर रिलेटिव एम्फेसिस ऑन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट सेक्टर है, नॉन प्रॉफिट हैं, जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनकी रेलिवेंस जो है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंट होती है और समवट वेरिंग होती है। नॉन प्रॉफिट एंड फॉर प्रॉफिट वालों को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट दी प्राइवेट सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर बन जाती हैं। इफेक्टिवनेस ऑफन इज ऑफ परमानेंट इंपॉर्टेंस इन दी पब्लिक सेक्टर। जो गवर्नमेंट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, इसमें इफेक्टिवनेस जो है ये एक परमानेंट फैक्टर के तौर पर देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द पब्लिक एंड हेंस इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सपेक्ट 911 emergency services, 911 emergency services to respond promptly, to be open, space shuttles to fly, environment toxin to be regulated and defense system to work। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे डिफेंस सिस्टम इफेक्टिव हो, हमारी एंटी हेल्थ मेजर्स वो ठीक हों, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज एक्टिव हों और हर वक्त एक्टिव हों। Although efficiency is important, it is often less important than effectiveness। और बेशक एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑफन इट इज टेकन एज लेस इंपॉर्टेंट देन द इफेक्टिवनेस। परफॉर्मेंस इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। द लैक ऑफ अटेंशन टू इफेक्टिवनेस कैन ब्रिंग सीवियर रेप्रिकॉशंस टू पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इफेक्टिवनेस नहीं देते, अटेंशन नहीं देते, कैन ब्रिंग सीवियर रेप्रिकॉशंस टू पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इस पे गौर करते हैं इफेक्टिवनेस के और परफॉर्मेंस पे, तो गवर्नमेंट, कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल फॉर दैट। हम इसको ग्राउंड रियलिटी से रिलेट करें। यस, पाकिस्तान रेलवे। इफ यू रिमेंबर, पाकिस्तान रेलवे यूज्ड टू बी अ वेरी इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। इनके बहुत अच्छी सर्विसेज होती थी, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूज्ड टू ट्रैवल ऑन रेलवे, बड़ा अच्छा नेटवर्क था हमारे पास, अच्छी रेल सर्विस थी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा है इसमें इफेक्टिवनेस नहीं रही, गवर्नमेंट्स ने भी तवज्जो ना दी, तो इट वेंट टू अ डेड एंड। बहुत सारी रेलवे लाइन रूट्स क्लोज हो गए और ह्यूज चंक जो है, बहुत बड़ा मार्जिन जो है वो जाया हुआ। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन दैट आर परसीव्ड एज हैविंग लो लेवल्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफन इनकोड प्रेशर्स टू इंक्रीज देयर वर्कलोड्स।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुलेट है और इस पॉइंट पे हमने बड़ा स्पेसिफिकली गौर करना है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर परसीव्ड एज हैविंग लो लेवल्स ऑफ इफेक्टिवनेस, वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम परसीव करते हैं कि इनका लो लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस है, ऑफन इनकाउंटर प्रेशर्स टू इंक्रीज देयर वर्कलोड्स, और वो उन पे प्रेशर्स आते हैं कि भाई वर्कलोड बढ़ाएं, अपना इफेक्टिवनेस बढ़ाएं, अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें। दिस डजंट मीन दैट एफिशिएंसी इज अनइम्पॉर्टेंट इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका ये मतलब नहीं कि एफिशिएंसी बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस इज क्लियरली एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेच देयर रिसोर्सेज फर्दर एंड दस आर मोर इफेक्टिव। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे स्ट्रेच देयर रिसोर्सेज फर्दर, वो अपने रिसोर्सेज को बेहतर करती हैं, एंड दस आर मोर इफेक्टिव, और ऑब्वियसली मोर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ऑपरेट करती हैं। कंसेंसस एग्जिस्ट दैट एफिशिएंसी इज टिपिकली अ मोर इम्पॉर्टेंट गोल इन दी फॉर प्रॉफिट बिजनेस सेक्टर। इस पे कोई डाउट नहीं है और ये ऑल आउट कंसेंसस है। एफिशिएंसी इज टिपिकली अ मोर इम्पॉर्टेंट गोल फॉर दी फॉर प्रॉफिट बिजनेस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम इसको लेमैन में मैं ट्रांसलेट करूं, बिजनेस सेक्टर के लिए या कमर्शियल सेक्टर के लिए एफिशिएंसी जो है एक फॉर फैक्टर है, वो बहुत उस लिहाज से। वेयर सक्सेस टेंड्स टू बी मोर सिंगुलरली डिफाइंड एज प्रॉफिट, जो सक्सेस है इसको ज्यादा सिंगुलर के लेवल के तौर पे देखा जाता है। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग्स। एफिशिएंसी जो इंप्रूव होती है तो ये कॉस्ट सेविंग पे रिजल्ट करती है, कॉस्ट सेविंग पे इफेक्ट करती है। दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड कॉर्पोरेट सर्वाइवल। अगर प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कॉम्पिटिटिवनेस होगा और ऑब्वियसली उस कॉर्पोरेट की सर्वाइवल पे इसका रोल लगा। मैनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट एफर्ट्स इन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, फोकस ऑन एप्लीकेशंस दैट इंक्रीज एम्प्लॉय आउटपुट, रिड्यूस इन्वेंटरीज, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिड्यूस रीवर्क। यानी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस बढ़ाती हैं, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती हैं, तो उसमें रिड्यूस वर्क को कम कर लेती हैं, उसमें क्वालिटी को बेहतर कर लेती हैं और स्पीड ऑफ प्रोडक्शन को, यूज ऑफ मशीनरी और IT बढ़ा देती हैं। ऑल ऑफ दीज आर डिजाइन टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड सर्व बिजनेस पर्पस। ये चाहते हैं कि बिजनेस पर्पस को किया जाए क्योंकि दे आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, दे कांट अफोर्ड टू लूज देयर टाइम, दे कांट अफोर्ड टू लूज देयर टाइम एंड एफिशिएंसी एंड दी वर्कलोड। कैपिटल एसेट्स जो हैं, लेबर को नहीं चाहते फारग बैठी रहे। Some of these have been adapted by public and non-profit organizations emphasizing efficiency, especially those that emphasize quality in relation to consumer responsiveness and produce error-free services. इसमें से error-free services पे consumer response, customer feedback management, customer satisfaction management जिसका मैं नाम देता हूँ, वो भी उनमें affect करती हैं. In some cases, federal agencies have found new ways to improve efficiency and service delivery. फेडरल एजेंसीज जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे 1122 पाकिस्तान में सर्विस एग्जांपल दी जा सकती है हम, और जैसे हम पुलिस स्टेशन की इमरजेंसी कॉल्स की एग्जांपल दे सकते हैं, मोटरवे पुलिस की कम्युनिकेशन कॉल्स की दे सकते हैं, इन्होंने भी सर्विसेज सेक्टर को काफ़ी इंप्रूव किया। सम एजेंसीज सच एज सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैव इवन अटेन्ड एग्जाम्पलरी अवार्ड विनिंग लेवल्स ऑफ कस्टमर सर्विस। इन्होंने एग्जाम्पलरी कस्टमर सर्विस लेवल लिए हैं अवार्ड विनिंग पे। Organizations also differ to the extent that they value quality as an important goal. Organization जो हैं also differ to the extent that they value quality equity as an important goal. कई ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपनी इक्विटी को बहुत वेटेज देती हैं, फिक्स्ड इक्विटी जो है उसको बहुत ज़्यादा वेटेज देती हैं, और इसको इन्होंने एक वन ऑफ द गोल सेटिंग के तौर पे व्यू करती हैं। फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली हैव वेरी लिटिल कमिटमेंट टू इक्विटी। जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो इक्विटी पे इतना जोर नहीं देती, अदर देन अवॉइडिंग डिस्क्रिमिनेशन, लॉ सूट्स फ्रॉम देयर एम्प्लॉइज और क्लाइंट्स। वो स्वाय इसके कि जो लॉ सूट्स वगैरह हों या कोर्ट केसेस हों जो एम्प्लॉइज ने, उसके अलावा नहीं देते। बाय कंट्रास्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन हैव ग्रेट कमिटमेंट टू इक्विटी। जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, दे मस्ट प्रोवाइड सर्विस टू ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे फॉर सच सर्विसेज।
तो इक्विटी पे ज़्यादा जोर देती हैं एंड दे ट्राई टू एक्सटेंड देयर सर्विसेज टू ऑल। हम जब कंक्लूजन्स की बात कर रहे थे तो पहला पॉइंट था परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। Performance is defined as the effective and efficient use of resources. Then is the effectiveness is typically of greatest importance in public sector. Public sector में effectiveness को बहुत typically एक important चीज़ के तौर पे देखा जाता है, whereas non-profit organizations often emphasize effectiveness and efficiency in equal measures. जो non-profit organization है इनकी नज़र में, इनकी पॉलिसी मेकिंग में effectiveness और efficiency को almost equal weightage दी जाती है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, आल्सो वैल्यू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑल पॉपुलेशन ग्रुप्स, दैट इज इंश्योरिंग इक्विटी। वो इक्विटी पे ज़्यादा इंश्योर करते हैं कि हर एक को अप्लाई की जाए, सर्विस दी जाए विद द सेम मेरिट। प्रोडक्टिविटी वैल्यूज़ अगर आप गौर से देखें और हॉरिजॉन्टली देखें तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फिर फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आप किसको क्या वैल्यू है, किसकी नंबर ऑफ वेटेज क्या है, तो सबसे पहले इक्विटी पे आते हैं। आप गौर करें तो इक्विटी का ज़्यादा फोकस होता है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ज़्यादा होती है, और समवट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे इक्विटी पे जोर दिया जाता है। फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी पे इतना जोर नहीं दिया जाता, बड़ी रूटीन में होती है। अगर आप इफेक्टिवनेस पे बात करें तो इफेक्टिवनेस एक अच्छा एलिमेंट लिया जाता है, एक अच्छा पैरामीटर के तौर पे देखा जाता है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद और उसके बाद फॉर प्रॉफिट में। लेकिन अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी पे आप फोकस करें तो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और इसको ज़्यादा व्यू किया जाता है और इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अभी हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेजर परफॉर्मेंस चैलेंजेस। परफॉर्मेंस के मेजर चैलेंजेस कौन कौन से हैं? मेजर परफॉर्मेंस चैलेंजेस में जो ज़रूरी हैं, सबसे पहले आ जाते हैं इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज आर डिस्कस इन द फॉलोइंग 4 एरियाज। जो परफॉर्मेंस चैलेंजेस हैं बेसिकली इम्प्रूवमेंट है डिफरेंट एरियाज में, 4 मुख्तलिफ एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं इन्होंने। नंबर 1 इसी बेटर सर्विंग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर नीड्स। जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नीड को बेहतर तरीके से सर्व किया जाए। नंबर 2 इज इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड यूजिंग रिसोर्स इफेक्टिवली। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और यूजिंग रिसोर्स एफिशिएंटली, यानी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली किया जाए और इसके जो रिसोर्स हैं उनको एफिशिएंटली यूज किया जाए। नंबर 3 इज इम्प्रूविंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाए, इंश्योर किया जाए। और नंबर 4 इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू पीपल, कि प्रोडक्टिविटी को लोगों के थ्रू इम्प्रूव किया जाए, बेहतर किया जाए। सो 4 मेजर एरियाज, बेटर सर्विंग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर 1, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एफिशिएंटली देखे जाए, और नंबर 3 इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखा जाए, नंबर 4 इज प्रोडक्टिविटी लोगों के थ्रू, ह्यूमन कैपिटल के थ्रू इम्प्रूव की जाए, लेबर प्रोडक्टिविटी के थ्रू। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ऑफन बिगिंस विद द डायग्नोसिस of things that the organization is not achieving and which managers and others think it should। शुरू में ऑर्गेनाइजेशन को या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट को डायग्नोज करने के लिए इज नॉट अचीविंग बट मैनेजर एंड अदर थिंक इट शुड, कि वो इनिशियली डायग्नोस्टिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। दिस इज कंसिस्टेंट विद द स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव पे लिहाज से देखा जाता है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कॉम्प्रिहेंशन और रिकैपिचुलेशन के लिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इट सेज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ऑफन बिगिंस विद द डायग्नोसिस ऑफ थिंग्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अचीविंग। इनिशियली जब भी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की जाए तो उन चीज़ों को टच किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव नहीं कर रही, और जो माइलस्टोन अचीव नहीं कर रही, जो गोल पोस्ट जो मीट नहीं कर रही, एंड विच मैनेजर्स एंड अदर्स थिंक इट शुड। जो सर्विंग मैनेजर्स हैं और बाकी स्टेक होल्डर समझते हैं इनको हमने पहले टच करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्सटैलिटी अचीव नहीं कर रही, उस लेवल पे अनएड्रेस्ड गोल्स जो हैं उनको पहले ये करें। दिस इज कंसिस्टेंट विद द स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी देखा जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि हम अगर आईटी की इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान में चाहते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशनली जो भी पॉलिसी मेकर्स होंगे वो इसको इनिशियली इस एंगल से देखेंगे कि इनिशियली कम्युनिकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, ऑल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान,
और उसके बाद डाटा बैंक के थ्रू, वायरलेस के थ्रू और दूसरी कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। अ गैप इज एक्सपीरियंस्ड बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के दरमियान हमेशा गैप होता है। एक्सपेक्ट हम कुछ कर रहे होते हैं, ऑन ग्राउंड और चीजें होती हैं। द प्रॉमिस और होप ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू इज नॉट बीइंग मेट। द प्रॉमिस या होप जो उस ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है उसको नहीं देखा जाता, बल्कि एक्सपेक्टेशंस और उसके रियलिटी के दरमियान गैप जो है वो नजर आता है। मैनिफेस्टेशन सच एज इनएफिशिएंट और शॉर्टी सर्विसेज, कॉस्ट ओवररन्स, लो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, failure to make the key decisions all indicate the things are out of kilter, either a little or lot। अगर आप अपने माइलस्टोन मीट नहीं करते और मैनिफेस्टेशन को मूव नहीं करते, सेटिस्फाई जो आपका क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है पूरा सेटिस्फाई नहीं है, तो दिस नीड्स अ रिविजिट। अ डिसक्वाइट और डिससेटिस्फैक्शन एग्जिस्ट अबाउट द स्टेटस को, समथिंग इज नॉट गुड इनफ, कि जो स्टेटस को है इनएफिशिएंट सिस्टम के साथ उसके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। फ्रॉम दिस अवेयरनेस ऑफ थिंग्स, इस चीजों के अवेयरनेस के बाद, नॉट क्वाइट मेजरिंग अप, समथिंग इज सीन एज वे टू मच और मच लिटल। जब चीजों की ऑब्जर्वेशन आने शुरू हो जाती है, कई एरियाज में इन्फ्लुएंस या फोकस ज्यादा होता है, जिधर कम होना चाहिए और जहां फोकस होना चाहिए उधर होता नहीं, तो ये चीजों को जब ऑब्जर्व किया जाता है, बिगिन्स दी सर्च फॉर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स के, अनर्थ की जाती हैं वो प्रॉब्लम्स, वो रीजन या रूट काज जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए, विच इवेंचुअली लीड्स टू अडॉप्शन ऑफ न्यू गोल्स। जाहिर है आप अंडरनीथ जब काजेस को ढूंढते हैं तो आपकी गोल पोस्ट भी चेंज होते हैं, नए गोल बन जाते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन मूव टुवर्ड्स मोर डिजायरेबल स्टेट। दोबारा कोशिश की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा मूव किया जाए, वाइब्रेंट किया जाए और डिजायरेबल स्टेट की तरफ लाया जाए। परफॉर्मेंस गोल्स एक्सप्रेस द गैप बिटवीन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस, यानी ये गैप परफॉर्मेंस गोल जो हैं, दे एक्सप्रेस द गैप बिटवीन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस, जो ऑर्गेनाइजेशन का उनको एक्सपीरियंस था, ऑफन अनडिजायर्ड, एंड व्हाट दे थिंक दे वुड लाइकली टू एक्सपीरियंस, जो वो समझते हैं, जो वो सोचते हैं, परसीव करते हैं एक्सपीरियंस करेगी ऑर्गेनाइजेशन उसके, और जो ऑन ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस करती है। इट इज समथिंग अज्यूम्ड एंड अचीव्ड के दरमियान का गैप है ये। गोल्स इम्प्लाई implicity or explicity a standard or a vision of how things could be। जो गोल्स हैं ये आपकी पूरी वर्किंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, चीज़ें किस एंगल से हो सकती हैं, प्रोसेस कैसे रिव्यू हो सकते हैं, प्रोसेस कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। क्लाइंट कंप्लेंट्स आर अ प्रॉब्लम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्टैंडर्ड और अल्टरनेटिव फ्यूचर इन विच फ्यूअर क्लाइंट्स कंप्लेन। बहुत थोड़े लोग कंप्लेंट करते हैं उस माहौल में, अदरवाइज दे आर जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग। लोग जो हैं बार बार एक फैक्ट की स्टेटमेंट को इधर आ रहे होते हैं मोस्टली। वेयर देयर इज नो स्टैंडर्ड देयर इज नो डिस्कशन। अगर कहीं स्टैंडर्ड नहीं है, काम ही नहीं हो रहा था। मैं दिले यज़दा में खटकता हूँ कांटे की तरह। जो डेड चीज़ हो उसका क्या होगा? जैसे कहते हैं गिरते हैं शाह सवारी मैदानी करबला में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी जिसने परफॉर्म करना है उसी ने कॉम्पिटिटिवनेस उसी की डिस्कस होनी है। तो जो बात है वो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने शायर, अगर इकबाल का शेर, मुझे उसका दूसरा मिसरा याद है बड़ा क्लियर, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जिसने चलना ही नहीं, जो ऑलरेडी जमीन पे उसने क्या गिरना है, किसी शाह सवार नहीं गिरना है। इसी तरह क्लाइंट कंप्लेंट्स आर प्रॉब्लम ओनली व्हेन अ प्रॉब्लम प्रेजेंस ऑफ अ स्टैंडर्ड और अल्टरनेट फ्यूचर इन विच फियर क्लाइंट्स कंप्लेंट, अदरवाइज दे आर जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग। वो उसको कंप्लेंट्स ही के तौर पर लिया जाता है। और अगला पॉइंट जिस पे मैंने ये कहा था आपको कि वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो ऑलरेडी घुटनों के बल चला है उसे गिरना क्या है, वो इधर से किया था। वेयर देयर इज नो स्टैंडर्ड, अगर कहीं स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फोर्स ही और परज्यूम ही नहीं किया गया, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट सक्सेस और इम्प्रूवमेंट। तो आपने स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया कि मैंने परफॉर्म ये किया, एक्सपेक्ट ये था, तो तभी आप बात करेंगे। अगर नहीं किया तो देयर इज नो डिस्कशन फॉर इम्प्रूवमेंट। हाउएवर, परफॉर्मेंस गोल्स शुड नॉट ओनली रिफ्लेक्ट what can or should be improved, but also a realistic assessment about what can be changed, कि कौन सी चीज़ चेंज हो सकती है, इस पर भी तफसीलन बात करनी है। मेजर परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, जो कि परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, नंबर 1 है स्टेक होल्डर्स। इन रिसेंट ईयर्स ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्रीजिंगली व्यूड एज ओपन सिस्टम्स। उनको ओपन सिस्टम के तौर पे देखा जाता है। दैट
Through the exchanges with their environment, organization must satisfy the needs of their stakeholders, clients, citizens, elected officials and community leaders. ये client order, ये stakeholders. When the needs of these stakeholders are met, जब इन stakeholders की need meet हो जाती हैं, organization benefit from the increased support from their mission और अपनी mission से strength लेना शुरू कर देती है. However, when their stakeholders needs are unmet, जब उनकी need नहीं meet होती stakeholders की, organization suffer the consequences through democratic process and the loss of clientele, revenues and appropriate decline. ज़ाहिर है revenues lose होंगे, client lose होंगे और easy होंगी चीज़ें, negative side पे चीज़ें जाएंगी. Each of these implies improvement opportunity. ये जो दोनों तरीके हैं कि जब आप प्रवीण हो और आप राइट साइड पे हो बिजनेस, फिर भी आप कर सकते हैं और स्टेक होल्डर्स को अहमियत नहीं देंगे, पीछे जाएंगे तो वो भी आपके सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं. मेजर परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, मेजर स्टेक होल्डर प्रॉब्लम्स, जो कि मेजर परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स में सबसे पहली प्रॉब्लम है मेजर स्टेक होल्डर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. टिपिकली सिम्टम्स ऑफ मेजर स्टेक होल्डर्स, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनके सिम्टम्स आ जाते हैं. प्रॉब्लम, स्टेक होल्डर्स, कंप्लेंट्स, फिर उनके स्टेक होल्डर अब थी लो लेवल ऑफ स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, स्टेक होल्डर्स आर कम्युनिटी लीडर्स गोइंग गैंगिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली स्टेक होल्डर्स का प्रॉब्लम आ जाता है, सिम्टम्स आ जाते हैं, स्टेक होल्डर अपैथी, लो लेवल ऑफ स्टेक होल्डर, फिर कम्युनिटी लीडर्स गैंगिंग अप ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली कम्युनिटी लीडर जो हैं वो गैंग अप हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन. मेजर परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम 1, नीड्स ऑफ टारगेट ग्रुप्स आर नॉट सफिशिएंटली मेट. पहली प्रॉब्लम है जो टारगेट ग्रुप्स हैं इनकी नीड्स को सफिशिएंटली मीट नहीं किया जाता. वेरिएशंस, प्रोग्राम्स आर एब्सेंट एंड टू स्मॉल टू मीट टारगेट ग्रुप नीड्स, प्रोग्राम और पॉलिसी परफॉर्म पुअरली, क्लाइंट ग्रुप्स फील disfranchised, included for decision making process, target groups have unrealistic expectations. दूसरी प्रॉब्लम है इंडिविजुअल हु इंटरैक्ट विद एजेंसी आर डिससेटिस्फाइड, जो इंटरैक्ट करते हैं एजेंसी से वो डिससेटिस्फाइड होते हैं. यानी मेजर परफॉर्मेंस प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम बताई जा रही है नीड्स ऑफ टारगेट ग्रुप्स आर नॉट सफिशिएंटली मेट. जो टारगेट ग्रुप है उनकी नीड्स पूरी जिस तरह चाहिए नहीं मीट होती. दूसरी प्रॉब्लम 2 है इंडिविजुअल्स हु इंटरैक्ट विद द एजेंसी आर डिससेटिस्फाइड, जो इंटरैक्ट करते हैं एजेंसी से वो डिससेटिस्फाइड होते हैं. तीसरी प्रॉब्लम है सिटीजन, क्लाइंट्स और कम्युनिटी लीडर्स आर apathic about the program, variations, inadequate enthusiasm for new programs, inadequate support for agency or goals and staff. Problem 4, individuals or group are making politics at the expense of organization. Individual या group जो है वो organization के खर्चे पे politics कर रहे होते हैं. Major organizational problems, typical symptoms of major organizational problems in fighting in units, turn battles across the units, efforts that consistently sound right but fail to produce the results, perceptions of having too many meetings and not doing enough. जैसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं और उनका रिजल्ट आउटपुट नहीं होता. Spending too much time managing coordination across units and generating plan that gather dust, excessive budget requests and demotivated employees, और demotivated employees की तरफ ये फोकस होती हैं चीज़. Problem 5, the mission of the organization or program doesn't serve important society needs. Right, we were talking about problem 5, the mission of the organization or program doesn't serve important society needs. जो मिशन होता है वो रियलिटी से दूर होता है. जो एक्चुअल सोशल नीड्स हैं, कम्युनिटी नीड्स हैं, उनको मीट नहीं कर रहा होता, बल्कि एक आर्टिफिशियल मिशन के तौर पे इमर्ज हुआ होता है. प्रॉब्लम 6, मिशंस आर नॉट बीइंग परसूड. जो मिशन आपने किया होता है, डिसाइड किया होता है, एक विजन रखी होती है, फोकस नहीं होता उसमें, आप प्रॉपर प्रोग्राम डेवलपमेंट प्लान्स नहीं चलते और आपने वो मिशन को प्रॉपर तरीके से परसू नहीं कर रहे हो. प्रॉब्लम 7 इज द ऑर्गेनाइजेशन और डिलीवरी टेक्नोलॉजी इज इनएफिशिएंट. कि ऑर्गेनाइजेशन की डिलीवरी टेक्नोलॉजी और दूसरी उनकी इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्थोडॉक्स पे चल रही है, ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है, वाइब्रेंट नहीं है, इनोवेटिव नहीं है, साथ साथ रेक्विजिट चेंजेस नहीं ला रही जिनको लेके आगे चलना चाहिए. प्रॉब्लम 8 जो है, प्रॉब्लम 8 इस इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन. इसमें वेरिएशंस हैं. कोऑर्डिनेशन ओमिट्स ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन इज शॉर्टी, incomplete, coordination exists but the outcome doesn't serve mission or stakeholder needs.
यानी कोऑर्डिनेशन एक हाफ हार्टेड वेंचर होती है, इसमें क्वालिटी का एलिमेंट नहीं होता, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस का एलिमेंट नहीं होता, जिस तरह से चीज़ें अफेक्ट होती हैं। प्रॉब्लम 9 इज कम्युनिकेशन इज अनक्लियर, कॉन्ट्राडिक्टरी और इग्नोर्ड। रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गुड, वेरिएशंस हैं उसमें, कॉन्ट्राडिक्टरी बातचीत हो रही है, बार बार अमेंडमेंट्स आ रही हैं, बार बार लेटर इशू हो रहे हैं, और जो अगर लेटर इश्यूज हो रहे हैं इंस्ट्रक्शंस तो उस पर अमल नहीं हो रहा, यानी एक इनफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। रिवार्ड्स डोंट सपोर्ट मिशन, ये प्रॉब्लम 10 है। जो उसके रिवार्ड्स हैं दे डोंट सपोर्ट द मिशन, इट इंक्लूड्स वेरिएशंस, रिवार्ड और एक्नॉलेजमेंट्स आर एब्सेंट और सपोर्ट अदर प्रायोरिटीज, रिवार्ड्स और कॉन्सिक्वेंसेज इनकरेज प्रिजर्व बिहेवियर। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में जो एनुअल रिपोर्ट लिखी जाती है प्रमोशन की, ऑफिसर्स की, दूसरों की रिकॉर्ड में, इट इज seldom it is based on the pure merit, and there is merit is the professional competitiveness। ज़्यादातर रिपोर्ट से होती हैं जो ख़राब होती हैं वो भी पर्सनल डिसलाइकिंग पे होती हैं, और जो अच्छी मिलती हैं वो भी पर्सनल लाइकिंग पे या पर्सनल कंडक्ट पे मिल रही होती हैं। सो अगर हम पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को साइड पर रख दें और प्योर प्रोफेशनल अप्रोच के साथ ACR जिसको कहते हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इंडिविजुअल की जनरेट की जाए तो इट वुड बी अ प्योर मेरिट। Organizations, many performance problems are caused by failure to adhere to basic principles of organizational design। Organizational design को follow नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बहुत सारी organizations फेल होती हैं। This can produce symptoms such as infighting, lack of direction, micromanagement, spending too much time in coordination plans, and the inefficient use of the acquisition of resources। इसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स इस पे बनते हैं। एम्प्लॉय डीमोटिवेशन मे अकर एज ए सेकेंडरी रिजल्ट। जब ये सारी चीज़ें होती हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, स्टेक होल्डर्स को लुक आफ्टर नहीं किया जाता, ऑर्डर्स की इम्प्लीकेशन नहीं होती, गोल पोस्ट अनरियलिस्टिक होते हैं, परसेप्शन और ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क होता है। ACRs या रिवार्ड्स में जब नेपोटिज्म किया जाता है तो एम्प्लॉयज़ ऑब्वियसली डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, जो आगे बढ़ने वाले हैं, जब उनको राइट नहीं मिलता तो दे गेट लेस मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड। These problems affect program as well as agencies as a whole। ये फिर जब मोस्टली लोग, मेहनती लोग भी डीमोटिवेटेड होने शुरू हो जाए तो ये फिर एजेंसीज को या आउटपुट को इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। प्रोजेक्ट्स, व्हेन प्रोजेक्ट्स आर मैनेज्ड पुअरली दे फॉल बिहाइंड शेड्यूल। और वो जब प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर मैनेज ना किया जाए तो शेड्यूल से पीछे हो जाते हैं। लैक रेलेवेंस नहीं रहती, एक्सीड कॉस्ट होती है, एंड फेल टू मीट द स्टैंडर्ड यील्डिंग, स्टेक होल्डर्स डिससेटिस्फैक्शन आ रहा है, स्टेक होल्डर्स की डिससेटिस्फैक्शन को फोकस होते हैं। दे फेल टू कंट्रीब्यूट आवर एजेंसीज मिशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अबाउट अवॉइडिंग दीज आउटकम्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसको अवॉइड कराती है। द हॉलमार्क ऑफ प्रॉपर्ली मैनेज प्रोग्राम इज दैट दे अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, ऑन टाइम होते हैं, उसके विद इन बजट होते हैं, और एट अबव क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस होती हैं। टिपिकल सिम्टम्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स। प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स की टिपिकल कुछ सिम्टम्स हैं। मटेरियल देर से मिलता है, आपके जो एक्सपेक्टेड गोल्स हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे नहीं हो रहे होते, एफिशिएंसीज में डिले आ रहा होता है, इनसफिशिएंट रेलेवेंस होती है उसकी, इनसफिशिएंट रेलेवेंस जो है कम हो जाती है, फॉलिंग बिहाइंड शेड्यूल हो जाते हैं, नॉट अचीविंग द रिजल्ट दे डोंट अचीव, गोइंग अवे ओवर बजट, और ओवर बजट हो रहे होते हैं, एंड हैविंग सस्पेक्ट आर दी अपैथेटिक क्लाइंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, और डिफरेंट स्टेक होल्डर जो हैं वो नेगेटिवली ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं। प्रॉब्लम 11 इज इनएडिकेट प्लानिंग। जो इनएडिकेट प्लानिंग है ये प्रॉब्लम 11 है। इनएडिकेट कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन भी एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन अमंग क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स और क्लाइंट्स होते हैं उनमें इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। People are key to making organization work। ऑर्गेनाइजेशन का जितना काम है उनमें जो लोग हैं, ह्यूमन कैपिटल है, इनका बुनियादी रोल है। When they fail so to do many things organization their programs, many are critical resources। people यानी उसमें many organization and their programs जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, क्योंकि लोगों का या ह्यूमन कैपिटल का वो रोल नहीं होता जो होना चाहिए। पीपल आर क्रिटिकल रिसोर्स, ये क्रिटिकल रिसोर्स के तौर पे इमर्ज होते हैं। टिपिकल सिम्टम्स ऑफ पीपल प्रॉब्लम्स आर पीपल शनिंग देयर वर्क,
वो यानी लोग जो हैं काम चोरी की तरफ माइल होते हैं, अपना टाइम से, अपने टास्क से, अपने काम से जान छुड़ाना शुरू होते हैं। एंड देयर मैनेजर्स, देयर कोवर्क स्टाफ डीमोटिवेशन होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कंप्लेंट्स आती हैं मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के पास। लैक ऑफ न्यू प्रोग्राम, सक्सेसफुल प्रोग्राम्स आर दी प्रोग्राम लीडरशिप का रोल जो है उसमें ओवरशैडो हो जाता है। मेजर पीपल प्रॉब्लम्स, लोगों की मसाइल क्या आते हैं जो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके। टिपिकल सिम्टम्स आर पीपल प्रॉब्लम्स, पीपल शनिंग देयर वर्क, मैनेजर्स आर कोवर्क्स। नोट दीज सिम्टम्स आर नॉट ऑलवेज काज्ड बाय पीपल प्रॉब्लम्स, पीपल मे शो दीज सिम्टम्स व्हेन काज्ड बाय देयर प्रॉब्लम्स सच एज पुअर कोऑर्डिनेशन और रेड टेप। जब ब्यूरोक्रेसी आ जाती है और काम की इज्जत नहीं की जाती है, डीमोटिवेशन आ जाती है, फिर भी लोग जो हैं लो प्रोफाइल बिहेवियर शो करते हैं। प्रॉब्लम 14, वैल्यूज आर इनसफिशिएंटली प्रोफेशनल। जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं वो सफिशिएंटली प्रोफेशनल नहीं होती, अनएथिकल होती हैं, उनमें वेरिएशन ज़्यादा होती है, डिसइंटरेस्ट इन स्किल डेवलपमेंट होता है। टेक्निकल स्किल आर लैकिंग, टेक्निकल स्किल जो हैं वो लैक कर रही होती हैं। पुअर सोशल स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स में लोगों को इकट्ठे रहना, बीइंग टू कन्फ्रंटल और टू अकोमोडेटिंग, गुस्से में आ जाना, ईगोइस्टिक हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम डेवलप होती हैं। सो द लेक्चर विच वी कवर टुडे, दैट इज लेक्चर 9, इसकी समरी या सीलिंग पॉइंट्स में आपसे शेयर करूंगा जो कुछ हमने पढ़ा है। शुरू में हमने परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पे बात की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है और प्रोडक्टिविटी क्या है। फिर हमने पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया कि पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ये किस तरह एक दूसरे से डिफर करती हैं। फिर हमने सम रीजंस फॉर परफॉर्मेंस, कुछ हमने रीजंस की कि परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे होती है, उस पर बात की चीज़ की। जो मेजर परफॉर्मेंस चैलेंज थे उसके मतलब बात हमने की। स्टेक होल्डर्स के क्या चैलेंजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या चैलेंजेस हैं, प्रोजेक्ट्स के क्या चैलेंजेस हैं, लोगों के क्या चैलेंजेस हैं। तो विद दिस वी एंड आवर लेक्चर 9 एंड आई थिंक यू हैव गॉट इट वेल। तो आई एंड दिस लेक्चर विद saying or a good message which I always leave. This slide says respect is not an option in a relationship, it is a requirement. यानी जब हम रिस्पेक्ट देते हैं रिलेशनशिप में, ये एक ऑप्शन नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह मुझे इज्जत दे तो मैं अपनी उम्र से बड़े जितने लोग हैं उनकी इज्जत करनी शुरू कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि छोटे मुझे इज्जत दें, मैं छोटों से प्यार करना शुरू कर दूंगा। मैंने पहले दिन भी बात की थी, जब हम पेरेंट्स की इज्जत की बात करते हैं, अपने पैदा करने वाले वालिदैन की इज्जत की बात करते हैं, जिनको एक नज़र प्यार से देखना जो अकबर के खराब के बराबर है। और अल्लाह के नबी ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, आपसे किसी ने पूछा या रसूलल्लाह अगर दिन में 100 मरतबा देखें तो आपने मुस्कुरा के कहा अल्लाह बेनियाज है। डेफिनेटली इसका मीनिंग है कि जितनी दफ़ा भी देखें उतना सवाब है। तो अगर हम चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट कैटर हो, हमारी फैमिलीज़ की रिस्पेक्ट हो, हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट हो, और हमें अल्लाह या अल्लाह हमें उनको किसी का मोहताज ना कर, हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे और हिम्मत दे कि हम हमेशा उनके लिए पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव सोर्स बने रहें, तो हम वो चीज़ें हमें देनी भी आनी चाहिए। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह कि बंदा इंसान जो है अच्छा मुसलमान कौन है, कहते हैं वो बंदा इंसान अच्छा है। इसका हदीस का मफहूम आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो अपने लिए पसंद करे वही लोगों के लिए पसंद करे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट दी जाए तो लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स आल्सो, और ये आपकी रिक्वायरमेंट अल्लाह ताला फुलफिल करेंगे। राइट मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि हमने बात की, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इन्हांसिंग ऑफ पर्सनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले एक शुरू में बात की थी, वंस वी टॉक अबाउट क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, तो मैंने आपसे अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान शेयर किया था जिसमें कहा गया था अल्लाह ताला उस पर ख़ास रहम फरमाए जो काम भी करे खूबसूरती से करे। तो वो दैट इज फॉर अस, फॉर मुस्लिम्स, फॉर एकेडमिया पर्सन्स एंड फॉर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो हम लोग क्लेम करते हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मजीद अमल करने की हिम्मत दे। तो उनके लिए तो मेरे नज़दीक क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी का इससे बड़ा कंसेप्ट ही और कोई नहीं, इससे बड़ी और सेइंग ही कोई नहीं, इससे बड़ा और स्टैंडर्ड ही कोई नहीं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने उसको दुआ दे दी कि अल्लाह ताला उस पर ख़ास रहम फरमाए जो काम भी करे खूबसूरती से करे। अभी इन्हांसिंग पोटेंशियल पे बात हो रही थी, और मैंने आपसे शुरू में और बीच में भी बाज़ लेक्चर्स में बात की थी कि मेरे नज़दीक कायनात में सबसे बड़ा निशुक्रा वो है, अनग्रेटफुल पर्सन वो है जो अपने पोटेंशियल को पूरा यूज़ नहीं करता। इकबाल ने इसको सेल्फ खुद ही कहा है, स्टीफन कोवाई ने इसको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कहा है, बाबे बुल्ले शाह ने इसको मान कहा है। लेकिन ये रूमी साहब की एक बहुत अच्छी सेइंग है
जो मैं आपसे एज ए मोटिवेशन, एज एकेडमिक शेयर करना चाहता हूं कि जब भी हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, जब भी प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट की बात करते हैं, जब भी क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी मेथड्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी बात सेल्फ प्रोडक्टिविटी से शुरू होती है। और सेल्फ प्रोडक्टिविटी उस वक्त आप अटेन कर सकते हैं जब आप सेल्फ पोटेंशियल को यूज करें। सेल्फ पोटेंशियल आप उस वक्त अटेन कर सकते हैं जब आप सेल्फ नॉलेज एक्वायर करें। सेल्फ नॉलेज आप तब एक्वायर कर सकते हैं जब आपको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होगी। तो ये जरूरी स्टेप्स हैं और ये सेइंग है जो मैं आपसे बहुत जरूरी समझता हूँ, एंड आई टेक इट एज माई मॉरल एकेडेमिया एंड रियली फ्रैंकली स्पीकिंग पर्सनल मोटिवेशन ड्यूटी जो शेयर करूं। रूमी साहब कहते हैं यू आर बॉर्न विद द पोटेंशियल। कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका पोटेंशियल ना हो। इवन इन्होंने तितली दिखाई हुई है, एक बटरफ्लाई दिखाई हुई है, इसमें उसका भी एक पोटेंशियल है। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, हम अल्लाह के नायब हैं, तो नायब का क्या पोटेंशियल होगा? इट्स बियॉन्ड लिमिट्स। सच्ची बात है, इट्स बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन एंड बियॉन्ड लिमिट्स। तो वो मुखातब होकर कह रहे हैं यू आर बॉर्न विद द पोटेंशियल। आपको एक पोटेंशियल के साथ पैदा किया है। रब्बे ज़ुल्जलाल ने आपको सारे वेपन दिए हैं। हेल्थ का वेपन दिया, ज़हन का वेपन दिया, मोटिवेशन का वेपन दिया, औलाद का वेपन दिया, इल्म का वेपन दिया, सेल्फ अवेयरनेस का वेपन दिया और मुसलमानी का वेपन दिया। कौन सा वेपन नहीं है जो हमारे पास नहीं है? सो इट इज सेड यू आर बॉर्न विद अ पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल नहीं है जो हमारे पास ना हो? यू आर बॉर्न विद गुडनेस एंड ट्रस्ट। यस, पहले तो आप पोटेंशियल के साथ अल्लाह ने आपको पैदा किया, फिर अल्लाह पाक ने रब्बे ज़ुल जलाल खालिक़े कायनात ने मुझे और आपको एज ए ह्यूमन बीइंग गुडनेस और ट्रस्ट का स्लोगन दिया कि गुडनेस, जाओ अच्छाइयां करो, बी अ सोर्स ऑफ कंफर्ट टू अदर। यू आर बॉर्न विद द गुडनेस एंड ट्रस्ट, देन यू आर बॉर्न विद द आइडियल्स एंड ड्रीम्स। फिर अल्लाह ताला ने आपको आइडियल्स और ड्रीम्स के साथ पैदा किया कि ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं। ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब जो ख्वाब देखेगा नहीं वो ख्वाब पूरे कैसे करेगा? सो अल्लाह ताला ने आपको आइडियल्स भी दे दिए, अच्छे मेहनती लोग भी कायनात में दिखा दिए, और नेगेटिव्स भी दिखा दिए और ड्रीम्स भी दिखा दी। यू आर बॉर्न विद द आइडियल्स एंड ड्रीम्स एंड यू आर बॉर्न विद द ग्रेटनेस। यस, अशरफुल मखलूकात बना दिया, अपना नायब बना दिया, हुक्मरान बना दिया, हर चीज कैसे बड़ी और क्या पोटेंशियल होगा। यू आर बॉर्न विद विंग्स। विंग्स दे दिए अल्लाह ताला ने, अपनी मेहनत के विंग, मोटिवेशन के विंग, सेहत के विंग, इल्म के विंग, दौलत के विंग, दुआओं के विंग, माँ बाप के विंग, बहन भाइयों के विंग, प्यार करने वालों के विंग दे दिए आपको। यू आर बॉर्न विद विंग्स एंड यू आर नॉट मेंट फॉर क्रॉलिंग। इतना कुछ मिल गया, इतनी आपको गाड़ियां मिल गई, इतना पोटेंशियल मिल गया, इल्म की गाड़ी, अकल की गाड़ी, इतनी आपको वेपन्स मिल गए, पोटेंशियल्स मिल गए। तो सो यू आर नॉट मेंट फॉर क्रॉलिंग। आपको इधर क्रॉल करने के लिए या नीचे लेटने के लिए नहीं रखा गया। सो डोंट, आप नीचे ना बैठ के क्रॉल ना करें, नीचे लेट के ना चलें। यू हैव विंग्स, लर्न टू यूज देम एंड फ्लाई। ये क्रक्स हैं इस बात के। यू हैव विंग्स, अल्लाह ताला ने आपको विंग्स दे दिए हैं, आपको चीजें दे दी हैं। नो, इट्स योर ड्यूटी टू लर्न एंड यूज देम टू फ्लाई, कि उनको पहले लर्न करें कि मेरे विंग्स का पोटेंशियल क्या है, और देन यूज देम टू फ्लाई, उनको आप आसानी से साथ लेके चलें। मैं आपसे एक शेयर करता हूँ, एक नेशनल जियोग्राफिक की एग्जांपल है जो कि डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के मुतालिक है। एक चिड़िया जंगल में तकरीबन अराउंड 80 डेज तक आके बच्चे को दाना उनका खिलाती है, इन द सेम नेस्ट सेम हाउस। वो बच्चे थोड़ा सा मुंह बाहर निकालते हैं, दाना वो उनके पेरेंट्स मेल और फीमेल चिड़िया उनको सर्व करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। एंड आफ्टर फ्यू डेज वो ड्यूरेशन बढ़ाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा पहले अगर आधे घंटे बाद आते थे, फिर घंटे बाद आते हैं, फिर 2 बाद आते हैं। बच्चों में बेकरारी भूख की वजह से बढ़ती है। क्या माँ को प्यार नहीं है उनसे? माँ को प्यार है, बट माँ जो उनकी मदर है, शी वांट्स टू गिव देम विंग्स हाउ टू लिव अ लाइफ। जब तक वो जो कहते हैं ना जरूरत इजाद की माँ है, पंजाबी में एक मुहावरा है, जब तक बच्चा ना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती। ये सारी नेचर की जितने असूल हैं, दे गो टूवर्ड्स दी लैसल इंसान इल्ला मासा। बेशक इंसान को उतना ही मिलेगा जितनी उसने कोशिश की। तो वो जो मैं बात कर रहा था स्पैरो की, थोड़े दिन बाद वो अपना ड्यूरेशन आने का बढ़ा देती है, थोड़ा देर कर देती है, लेट आती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो करते करते 4 आवर्स पे ले जाती है, 5 आवर्स पे ले जाती है। अल्टीमेटली वन फाइन डे वो जो कपल है वो उनको दोबारा, ये अफ्रीका के जंगल के मतलब को नेशनल जियोग्राफिक की मूवी में देख रहा था ऑन द अदर डे। तो आखिर आफ्टर सम टाइम द कपल डजंट कम बैक टू फीड देयर चिल्ड्रन। बच्चे नहीं आते, बच्चों को खिलाने के लिए पेरेंट्स नहीं आते।
और वो बच्चे थोड़ी देर फड़फड़ाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लड़ते हैं, एंड पे वो अपने घोंसले का, अपने घर का खुद दरवाज़ा खोल लेते हैं एंड दे लीव एंड फ्लाई इन द नेचर। ना उस घोंसले में पेरेंट्स वापस आते हैं, ना उस घोंसले में बच्चे वापस आते हैं। सो जो इट्स अ नेचर लेसन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये नेचर का लेसन ये दिया गया हमें कि ज़िंदगी में अगर जीना है और अगर आगे बढ़ना है तो एफर्ट्स, कोशिश, गुडनेस, सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अदर्स, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो दुआओं के साथ बढ़ें। ह्यूमैनिटी में दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इकबाल ने भी कहा था, हमारे मुफक्कर, हमारे पाकिस्तान के, हमारे बल्कि एक वक्त के वली थे वो, उनके बहुत मुफक्कर पाकिस्तान हैं, बड़े हैं हमारे, तो उन्होंने भी कहा था दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो हमें तो बेसिकली एक दूसरे की सपोर्ट के लिए पैदा किया गया है, हमें ह्यूमैनिटी के लिए पैदा किया गया है, कम्युनिटी सर्विसेज के लिए पैदा किया गया है, अच्छाई के लिए पैदा किया गया है कि हम कैसे आगे बढ़ें और कैसे पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को आगे लेके चलें, सो दैट वी आर कंफर्टेबल विद द थिंग्स एंड वी आर कंफर्टेबल विद द आउटपुट्स एंड वी आर कंफर्टेबल विद द पीपल। सो जो मैं इसे आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, अपने आप को भी, मैसेज टू अदर इज सेल्फ मोटिवेशन, ये मैं अक्सर शेयर करता हूँ ये बात आपसे। ये मैसेज, ये एक तितली या बटरफ्लाई नहीं है जो रूमी साहब ने किया और आपको इस पे नजर आ रही है। एक्चुअली इट्स अ मैसेज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। मैं इससे खुद भी सेल्फ मोटिवेशन ड्रा कर रहा हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली मोटिवेट योर सेल्फ और मोटिवेट योर सेल्फ टू द लिमिट। आप अपने आप को लिमिट्स तक मोटिवेट करें और इंशाल्लाह जब आप लिमिट से आगे तक अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो अल्लाह आपका भी साथ देंगे, आपको भी आसानियाँ देंगे और उस आसानियों के सदके मैं, आप और हम जो हैं, हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल, इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। मेरी रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है, खालिक़े कायनात से, मालिके कायनात से, जो राज़िक़ है, खालिक़ है, मालिक है, मुझे और आपको किसी का मोहताज ना करे, मेरे और आपके दिल की सारी दुआएं कबूल करे, मुझे और आपको अपने पेरेंट्स का मुअद्दब रखे और कायनात में हमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की हिम्मत दे और हमारी सेल्फ प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो, हमें यूजफुल इंसान, यूजफुल मुसलमान, यूजफुल पाकिस्तानी और एक गुडनेस का बंदा बना दे और अपने माँ बाप का हमेशा मुअद्दब रखे। प्लीज़ पे माई वेरी स्पेशल रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। उनको सलाम अर्ज़ करें। अल्लाह मुझे और आपको, अपने वालिदैन और उम्मत के बड़ों का अदब करने की हिम्मत दे लोगों का, और हमें तो लोगों के लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट बनाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मेरा और आपका हमेशा हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एंड खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।